नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 7वें टॉपिक पर बात कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा आपका राज्यसभा, जिसे हम संसद का अपर हाउस, संसद का उच्च सदन कहते हैं। उस सदन के राज्यसभा की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? और इसका आपका सही आंसर होगा 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। वो कल आपका टॉपिक रहेगा लोकसभा, उसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250 और राज्यसभा में सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वो वर्तमान संख्या है 245, यानी मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, जबकि प्रेजेंट मेंबर हैं 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। संख्या भी आप याद रख लें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र से। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य से जो कैंडिडेट भेजे जाते हैं वो कैंडिडेट का निर्वाचन कौन करता है? तो वो देखिए उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यूपी का है, यानी सर्वाधिक सीटें यूपी की हैं। यूपी के बाद महाराष्ट्र की हैं, उसके बाद तमिलनाडु की हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और साथ में दोस्तों मैं आज आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि इस चैनल पर मैं आपको एसएससी, आरएएस और यूपीएससी, यानी सीधा सा मैं आपको बता दूं हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट जीके की क्वेश्चन सीरीज़ मैं यहाँ आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें अबाउट 25,000 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और वो टॉपिक वाइज रहेंगे। जिसमें अभी आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेज अभी आपकी चल रही हैं। एसएससी की, ओनली एसएससी की क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चल रही है। ओनली एसएससी की बात कर रहा हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। चले आगे चलें। अगला छठा प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में असत्य है? अब इनमें से राज्यसभा के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए पहला कथन है, राज्यसभा की चुनाव संबंधी शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं। दोस्तों यही गलत हो गया, पहला ही कथन गलत है। चुनाव संबंधी शक्तियां दोस्तों राज्यसभा की अलग होती हैं, लोकसभा की अलग होती हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन गलत है। कथन गलत पूछ रहा था, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न पूछें, सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो अगर सभापति एब्सेंट है तो कार्यवाही का संचालन करेगा उपसभापति। तो सही आंसर हो जाएगा उपसभापति। अगला आठवां प्रश्न है, वित्त विधेयक को पेश करने के कितने दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकारना पड़ता है? अगर वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा उसके विदिन 14 डेज उसे एक्सेप्ट करेगी, यानी 14 दिन के अंदर उसे स्वीकारना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात पद निवृत्त होते हैं और नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ग्रहण करते हैं? तो हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर बदलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मेंबर का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का बन जाता है। हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। अगला 10वां प्रश्न देखें, राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो क्या राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? तो ध्यान रखें, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, यानी राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये ध्यान रखें।
अगला 11वां प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा उसका सभापति, और ये आपको पता होगा कि राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा में राज्यों को स्थान दिया गया है। भारतीय संसद का जो उच्च सदन है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, उस राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस आधार पर दिया गया है? तो वो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। हर एक राज्य को जो सीटें अलॉट की गई हैं वो जनसंख्या के आधार पर की गई हैं। तो सही आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। अगला 13वां प्रश्न देखें, राज्यसभा विघटित हो जाती है, यानी राज्यसभा विघटित कब होती है? तो ध्यान रखें राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, यह कभी भी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, जबकि लोकसभा हर 5 साल के बाद विघटित हो जाती है। 14वां प्रश्न है, राज्यसभा इसमें पहल कर सकती है। पहल करना मतलब शुरुआत करना, यानी इनमें से कौन सा कार्य है जो केवल राज्यसभा के द्वारा ही शुरू किया जाएगा? तो देखिए केंद्र के मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा शुरू किया जा सकता है। एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण, अगर अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है तो वो केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है, उसकी जो शुरुआत की जाएगी वो राज्यसभा के द्वारा ही की जाएगी, यानी राज्यसभा ऑप्शन सेकंड ये आपका आंसर होगा। एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की पहल कर सकती है राज्यसभा, लोकसभा में इसे शुरुआत में पेश नहीं किया जा सकता। अगला 15वां प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? समान शक्तियां किस क्षेत्र में? देखिए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने की पहल केवल राज्यसभा में की जाती है, तो इसमें तो दोस्तों समान अधिकार नहीं होंगे दोनों के पास। संविधान के संशोधन करने के विषय में बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगर सरकार को हटाने की हम बात करें तो सरकार को हटाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास होता है, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। अगला 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, तो प्रारंभ लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपने पढ़ा होगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में शुरू नहीं किया जा सकता। अगर ये लिखता कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करना तो वो केवल राज्यसभा को प्राप्त होता, लेकिन इसने कहा कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना यानी पद से हटाना, तो पद से हटाने के लिए तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में महाभियोग पास होना चाहिए, तो यानी पद से हटाने का अधिकार तो दोनों का है, लेकिन महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार राज्यसभा को है, तो ये भी सत्य कथन नहीं है। अगला नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को उनका निर्माण करने की जो शुरुआत की जाती है, उनकी संस्तुति की जाती है, वो केवल राज्यसभा में ही की जाती है। अगला 17वां प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन मेंबर होते हैं। गलत है दोस्तों, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, कभी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अगला 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? तो ये दोस्तों 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सही आंसर होगा 12। अगला 19वां प्रश्न है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती। अगला देखें, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ये बिल्कुल सही कथन है। हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला 20वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम क्या होता है? तो कोरम होता है लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कोरम में आपको पहले भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोरम का वहाँ पर भी जिक्र आया था। कोरम कहते हैं सदस्यों की वह कम से कम संख्या जिनकी उपस्थिति में बैठक शुरू की जा सके, वो कोरम कहलाता है। जैसे राज्यसभा में कुल प्रेजेंट में 245 मेंबर हैं, तो 245 का 1/10 भाग 24.5 आएगा, यानी अबाउट 25। अगर राज्यसभा के 245 में से 25 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होंगे तो ही बैठक शुरू होगी, तो कोरम कहलाता है सदस्यों की वह कम से कम संख्या जिनकी उपस्थिति में बैठक शुरू की जा सके।
अगला 21वां प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा। आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति स्वयं राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका स्वयं का मेंबर नहीं होता है। अगला 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? अब ये भी ऐसा ही प्रश्न है कुछ। तो देखिए, राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, यानी वो नॉन मेंबर है। तो राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला 23वां प्रश्न देखें, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यही कथन सही है दोस्तों। आगे वाले तीनों कथन गलत है, क्योंकि इसमें आधे सदस्य हैं 2 ऑप्शन में, ये भी गलत है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला 24वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यानी राज्यसभा की ऐसी शक्ति जो केवल राज्यसभा के पास है, वो कौन सी है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये केवल राज्यसभा के पास है, यही आपका आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो मैं आपको कई बार बोल चुका कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी इसे कोई भंग नहीं कर सकता। तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। 27वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा में सबसे पहले किस फिल्म में अभिनेत्री को नॉमिनेट किया गया? तो वो थी दोस्तों नरगिस दत्त। सही आंसर होगा आपका नरगिस दत्त। 28वां प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? अब देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपको बताया था कि राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को, और बताया कि हर 2 साल के बाद एक समूह सेवानिवृत्त होता है। तो 3 अप्रैल 1952 को जब गठन हुआ, तो हर 2 साल के बाद यानी अप्रैल 1954 में पहला समूह सेवानिवृत्त होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1954। 2 अप्रैल 1954 को पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी। अगला 29वां प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है। गलत है दोस्तों, प्रत्येक 3 वर्ष में ये भी गलत है, प्रत्येक 6 वर्ष में ये भी गलत है। यानी संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, कार्यकाल इसका कभी भी समाप्त नहीं होता। 30वां प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों वित्त विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम रोक सकती है 14 दिन तक। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 14 दिन। अगला 31वां प्रश्न है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? अब आपको बता दिया कई बार, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वो भी दोस्तों किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला 33वां प्रश्न है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 34वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधायी सदन को किसे समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई राज्यों में, वर्तमान में विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद की आवश्यकता होती है वहाँ इसका निर्माण भी किया जा सकता है, और जिनमें आवश्यकता नहीं होती वहाँ इसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो समाप्त किया जा सकता है दोस्तों विधान परिषद को। अगला, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिनके राज्यसभा में समान सीटें हैं? वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जिनके दोनों की राज्यसभा में समान सीटें हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला 37वां प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, यानी विशेष अधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है? जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। यानी तथ्यों को अगर वो तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, बिगड़ा हुआ उनका वर्णन देता है, तो उसके विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर अलॉट की जाती हैं? तो वो आपको बता दिया, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राज्य की जनसंख्या। 39वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य की हैं? तो वो दोस्तों यूपी की है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटें अलॉट की जाती हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, तो सर्वाधिक सीटें भी यूपी की होंगी। अगला 40वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए मिनिमम जो एज होती है वो 30 ईयर्स। अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला 42वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति, अब देखिए राज्यसभा का सभापति होता कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। अब आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इससे पीछे उपराष्ट्रपति का वीडियो में बना चुका हूं, तो उसमें आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। चलिए अगला 43वां प्रश्न देखें, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? वो लौटा दिया जाना चाहिए दोस्तों 14 दिन के अंदर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिन। 44वां प्रश्न है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? यानी लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त, कौन से विषय में अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने में राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। अगला 45वां क्वेश्चन देखें, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? ये दोस्तों 14 दिन के अंदर उसे वापस लौटाना पड़ता है। 46वां, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो सही आंसर है 14 दिन। यानी अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा या तो 14 दिन में उसे वापस लौटा दे, वरना 14 दिन के बाद वह ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है। कहने का मतलब ये होता है इसका। 47वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? राज्यसभा की कोई भूमिका किसमें नहीं होती? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। यानी राज्यसभा अपना जो अध्यक्ष होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, उसका चुनाव करने में अकेली राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। अगला 48वां प्रश्न है, राज्यसभा, अब ये तो आपको पता है भंग नहीं हो सकती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला 50वां क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? ये आपको कई बार बता दिया, मैक्सिमम 14 दिन। अगला, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो ये कभी भी भंग नहीं की जाती। और राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी विघटित नहीं होती। सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं। अगला 53वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? तो वो दोस्तों 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 12। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यानी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? वो हो सकता है दोस्तों 6 महीने का। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ध्यान रखें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यानी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 56वां क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का मेंबर नहीं होता? ये दोस्तों राज्य द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो इस समिति का सदस्य नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ये दोस्तों हमने आज राज्यसभा के टॉपिक को लेकर 57 प्रश्नों की हमने बात की है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसके बाद कल आपका टॉपिक रहेगा लोकसभा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।